फ्रॉम के सीजन 4 का एपिसोड नंबर 6 आ चुका है, जिसका हम करेंगे ब्रेक डाउन। हम बात करेंगे इसकी थ्योरीज पर और हम करेंगे इसका रिव्यू। आई होप आपने इस एपिसोड को देख लिया होगा, और अगर नहीं तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में काफी ज्यादा स्पॉइलर होने वाले हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जेड और वॉइड को, जो कि आपस में बहस कर रहे थे। यहाँ पे जेड अपने विजन के बारे में बता रहा था कि क्या उसमें सच्चाई है। जेड को ऐसा लगता है कि जो बच्चों की हड्डियां हैं उन्हें ढूंढ कर नष्ट करना होगा, उससे ही इस कर्स को, इस स्पेल को तोड़ा जा सकता है, जिसके अंतर्गत पूरा टाउन फंसा चुका है। उसका मानना है कि क्रीचर इन्हीं हड्डियों को बचाते हैं, जिसके कारण वो रात में बाहर आते हैं और दिन भर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। अगर वो उस तक पहुंच जाते तो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर वॉइड को इस पर भरोसा नहीं होता। उसे ये लग रहा था कि अगर इन हड्डी तक पहुंचने की अगर वे कोशिश करते हैं तो जेड, वॉइड या टाउन के लोगों की जान जा सकती है। वो ऐसा रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। जो जेड है वो बार बार वॉइड को ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये सारी चीजें सच है, ये कोई बकवास नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही हैं, उसके आखिर विजन में भी सच्चाई हो सकती है। अब यहाँ पे जेड वॉइड को भरोसा दिलाने के लिए उस दरवाजे पर ध्यान देता है जहाँ पे उसने कॉलोनी हाउस की बेसमेंट में देखा था। यहाँ पे अकोस्टा अभी भी रिसर्च कर रही थी और वॉइड से यहाँ पे बताता है कि वो उसे वहाँ पर लेकर क्यों न जाए। अगर वो दरवाजा वहाँ पे मौजूद होगा, इसका मतलब ये है कि उसका विजन है वो बिल्कुल सही था, जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं। और अगर वो दरवाजा वहाँ पे नहीं होता है तो वे उस विजन का अलग तरीके से मतलब सोचेंगे। अब ये लोग उस दोनों ही कॉलोनी हाउस पर जाते हैं, उसी बेसमेंट पे जहाँ पे अकोस्टा जो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर रही होती है, जहाँ पे उसे पास्ट की काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। अकोस्टा यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी चीजों को सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसे ये लग रहा था कि ये सारी चीजें बेकार है, उसकी कोई भी हेल्प नहीं हो रही है। और शायद वॉइड ने उसे ये सब करने के लिए इसलिए रखा है ताकि वो खुद को खत्म करने के बारे में विचार न करे। अब जेड यहाँ पे अपने विजन के अनुसार वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे गेट होना चाहिए, पर उसे वहाँ पे एक दीवार नजर आती है, जिस पर उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो वहाँ पे सामान हटाता है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी गेट नजर नहीं आता, बल्कि दीवार नजर आती है। और वॉइड को भी ऐसा लगता है कि जेड पागल हो चुका है और उसके बेकार विजन है। ये बात सुनकर वॉइड को काफी गुस्सा आता है, लेकिन जेड उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। सपने में गेट यहीं पर था तो आखिर गायब कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ पे फिर भी वॉइड उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, जिसके कारण जेड गुस्से में आकर उसे कहता है अगर वॉइड हार मानना शुरू कर दिया और उसकी ये बर्ताव के कारण, एक्शन न लेने के कारण, ऐसा हो सकता है कि लोग जो एक एक करके खत्म हो जाएं। वॉइड को इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो लगातार यही करने की कोशिश करता है, लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा था। पर इस तरीके की बातें वो सुनता है तो वो नाराज हो जाता है और उसके गले को पकड़ लेता है। यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी थी जो कि इन्हें समझ नहीं आ रही थी और वॉइड हर कोशिश कर रहा था कि ये लोगों को बचाया जाए। हमें देखने को मिलता है कि 90 दिन तक यहाँ पे कोई भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, जब तक ईथन का परिवार यहाँ पे नहीं आया हुआ था, यानी कि वॉइड यहाँ पे लोगों को सच में बचा रहा था। अब जेड उस पे नाराज नहीं होता है, वो उसे बताता है कि उसके विजन पर उसे भरोसा करना चाहिए और उनके पास एक ही ऑप्शन है। अब टैनी वहाँ पे उनकी बातों को सुन लेता है। अब यहाँ पे जेड वॉइड के गुस्से से नहीं डरता, बल्कि वो उसे बताता है कि देखो, इस विजन वाली बात को सीरियसली हमें सोचना चाहिए, क्योंकि इस जगह से अगर हमें निकलना है या चीजों को समझना है तो उनके पास यही एकमात्र सबूत है। वहीं हम देखते हैं किचन में चल रही बहस को सुनकर कैनी कुछ सोचता है, फिर जेड वहाँ से चला जाता है। वो वॉइड से पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। वॉइड और कैनी यहाँ पे मिलकर कॉलोनी हाउस के बाहर जाकर बातें करते हैं। वॉइड यहाँ पे कैनी को सारी बातों को एक्सप्लेन करता है कि कैसे जेड ने अपने विजन में आखिर मशरूम खाने के बाद क्या देखा। उसे ऐसा लगता है कि बेसमेंट के अंदर कोई गेट है जिसके अंदर से वो जा सकते हैं, जहाँ से वो मॉन्स्टर से लड़कर या छुपकर उन्हें बच्चों की हड्डियों को बाहर लाना होगा, जिससे कि इस टाउन के कर्ज को वो नष्ट कर सकते हैं और बाहर निकल पाएंगे। यानी कि काइंड ऑफ वो यहाँ पे कैनी को सारी बातें बताता है। अनोखी बात ये है कि यहाँ पे जो वॉइड है वो कैनी को ये भी बता देता है कि कैसे वो उसे ये बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाहता था, वो उसे बताने वाला था ताकि यहाँ पे बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो पाए। अभी बात जानकर जो कैनी है वो वॉइड को विक्टर की बनाई हुई येलो फोर्टमैन की ड्राइंग दिखाता है, जिसके अंदर उसने अपनी माँ को मार दिया था जिसे वो खा रहा था। कैनी वॉइड से कहता है कि उन्हें विक्टर से बात करनी होगी और इसे समझना होगा, क्योंकि अगर पास्ट में उसने ऐसा कुछ किया था तो ऐसा हो सकता है कि वो बंदा आज भी टाउन के आसपास हो, और इससे पहले कि वो किसी और को मारे, जैसे कि बेरेंडा के साथ सारी चीजें हुई है, उससे पहले ही उन्हें उसे ढूंढने की जरूरत है। पर कहीं ना कहीं उन्हें फिर विक्टर नजर आ जाता है। हमें देखने को मिलता है विक्टर कॉलोनी हाउस के छत के कोने पर खड़ा था और ऐसा लगता था कि वो सुसाइड करेगा, पर वॉइड और कैनी जल्दी से ऊपर जाते हैं। वो यहाँ देखने के लिए आए थे कि विक्टर को क्या हुआ है। तो विक्टर अपने बचपन की खांसी को बताता है। वो बताता है कि कैसे एक टाइम में आदमी ने यहाँ से कूदकर खत्म कर दिया था अपने आप को, क्योंकि वो इस टाउन से बाहर नहीं निकल पाया था, वो डिप्रेशन में आ चुका था। पर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि विक्टर ऐसा कुछ नहीं करता, वो केवल यहाँ पे उदास था, क्योंकि उसने अपने पिता हेनरी को बता दिया था आखिर उसकी माँ के साथ क्या कुछ हुआ था, जिससे वो काफी ज्यादा डर चुका है। उसे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है येलो फोर्टमैन वापस आए, और वो आखिर है कौन। अब वॉइड विक्टर से कहता है कि क्या उसे यहाँ पे फोर्टमैन के साथ अपना लास्ट एनकाउंटर या कुछ ऐसी बातें याद है जिससे कि उन्हें कुछ क्लू मिल जाए, जिससे वो उसे फाइट कर सके। तभी यहाँ पे विक्टर छत के कोने के और किनारे आता है और वॉइड उसे रोक लेता है ताकि विक्टर मारा न जाए। विक्टर कहता है कि वो येलो शूटमैन के बारे में कुछ बातें तो याद करने की कोशिश करेगा, और वॉइड उसे कहता है कि हाँ, ये सारी चीजें चलो नीचे
उतर कर करो, छत पर नहीं। विक्टर उसकी बात को मान लेता है और पीछे हट जाता है। फिर तीनों ही जाकर विक्टर के रूम में जाते हैं, जहाँ पे विक्टर उन्हें बताता है कि कैसे येलो शूटमैन जो बाकी लोगों की तरह ही टाउन में आया था। हमें बात जानते हैं कि आखिर ये कौन है। हालांकि विक्टर के हिसाब से जो येलो शूटमैन है वो काफी फनी था और वो एक कार के जरिए टाउनशिप के अंदर आया था। उसके पास ब्राउन कलर की कार थी। दरअसल सारी कार अब नष्ट खाम की नहीं है। तो बर्ट सोचता है कि हो सकता है कि विक्टर वहां जाकर उन्हें कार को बताए, जिससे कि वो जांच करें, उन लोगों का पता लगा पाए कि उसके अंदर का क्या कोई सबूत है या कोई ऐसा सामान है जिससे कि उन्हें कुछ पता चले। और लेकिन यहाँ पे येलो शूटमैन की बात जैसे विक्टर सुनता है तो वो पैनिक करने लगता है, क्योंकि उसे उसके कारण काफी बुरे सपने आते थे। इससे पहले कि विक्टर कुछ जवाब दे पाता तभी वहाँ पे डॉन आ जाती है। वो वॉइड को अपने साथ में ले जाती है ताकि वो उसे डॉल अटैक और स्केयर कोर के बारे में बता सके। अब वो जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तभी उनका मुलाकात ईथन से होती है। वो उसे वॉइड से विक्टिम के बारे में पूछता है और ईथन कॉलोनी हाउस की तरफ चला जाता है उससे बात करने के लिए। कैनी और वॉइड जो कि दोनों ही शेड तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे टैबिथा जो कि पहले से ही उनका वेट कर रही थी। अब यहाँ पे जाने के बाद दोनों बात पता चलती है कि कैले हासिमा के रूम में गया है कि वह ठीक है। भाई जो पैटी है वह क्लिविंग गई है अपने जले हुए जख्मों का इलाज करवाने के लिए, और ये चीजें उन्हीं 3 डॉल में से हुई थी। फिर डोना और टैबी जो कि रोजर की लाश को शो करते हैं और उन्हें बताते हैं कि दरअसल सेटलमेंट में कई सारे टीम के ऊपर ज्वाइंट डॉल ने अटैक किया था, यानी वो खेत से कोई भी सामान नहीं ला पाए, और ये चीजें काफी ज्यादा डरावने वाली हैं। डोना उन्हें यकीन दिलाती है कि उन डॉल्स को नष्ट किया जा सकता है और रोकने की क्षमता उनके पास है। वो इन लकड़ों की डंडों से काम कर सकते हैं जो कि डेकोरेशन में लगाए गए थे, यानी वो सारे टोटन्स जो कि सेटलमेंट के एंट्री पॉइंट में लगाए गए थे लेक के पास में, वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। जेट का ये कहना था कि ये सेफ्टी के लिए है, लेकिन किसी को ये बात पता नहीं थी कि वो भाले की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो डायना बताती कि डेबी ने ही उन 3 डॉल में से एक के अंतर्गत उसे का इस्तेमाल किया था जिससे डॉल नष्ट हो गई थी। उन्हें ये बात पता चली थी। वही हम देखते हैं रॉजर जिसका मुंह जिसे तारों से सिल दिया गया था और उसकी आंखों में बटन्स लगा दिए गए थे ताकि वो एकदम डॉल की तरह नजर आए, यानी डॉल न केवल यहाँ पे लोगों को मारती है बल्कि उनको अपनी तरफ बना लेती है। यानी वॉइड और कैनी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे, क्योंकि पहले से ही वो मॉन्स्टर से परेशान थे और अब ये डॉल। अब मार्टिन उसे ये पहले ही बताता है कि यहाँ पे मॉन्स्टर कोई भी चीजें नहीं है बल्कि और भी खतरनाक चीजें मौजूद है जो कि हमें नजर आती है। वॉइड और कैनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग क्या करें। वही हम देखते हैं एलिस को फातिमा के साथ जो कि रूम में बैठे होते हैं, जिन्होंने उस गोलम को कंप्लीट बना लिया था। वो गोलम जो उन्हें घूर कर देख रहा था जो कि उसने बनाया था, जो कि देखने में काफी ज्यादा अजीब था। एलेक्स जो कि अब यहाँ पे परेशान नजर आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फातिमा के दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर वो इतनी डरावनी चीजों को क्यों बना रही है, क्या वो डरी हुई है या कोई और राज है। फातिमा उसे बताती है कि दरअसल जब वो छोटी थी तो उसे लोग चीजों से डर लगता था, इसलिए उसके पिता जो कि बचपन से भगवानों की कथाएं उसे सुनाया करते थे। उसके पिता उसके लिए ऐसा सारी चीजें इसलिए करते थे ताकि उसे चीजों से डर लगना बंद हो जाए। और जिस तरीके से ये फ्रॉम की दुनिया है, यहाँ पे डरावनी चीजें हैं, यहाँ पे राक्षस है, जिसे बचने के लिए हमें भगवान पे भरोसा होना जरूरी है, और अगर वो हो ना हो लेकिन हम उन पर भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हिम्मत मिलती है। अब एलिस जो कि फातिमा की सारी बातों को वॉइड को बताता है, जिससे कि वो सुनता है और कुछ सोचता है। फिर ईथन जो विक्टर के पास जाता है, जो कि उस कार की ड्राइंग बना रहा था जो कि उसने देखी थी। ये वही कार थी जिसमें येलो शूटमैन टाउन में आया हुआ था। विक्टर इन्हीं ड्राइंग के जरिए अपनी उस डरावने वाली मेमोरीज को लोगों को शेयर करता था। ईथन यहाँ पे आया था ये बात जानने के लिए आखिर येलो शूटमैन जो कि विक्टर को इतना डराता क्यों है, पर विक्टर जो कि उसे ये बात बताने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसने ये देखा था कि मिरांडा को असल में उस मॉन्स्टर के खा जाने की कहानी ने उसका के हैंडी पर नकारात्मक प्रभाव डाला था। वो नहीं चाह रहा था कि ईथन पे इससे इफेक्ट पड़े। ईथन बहुत कोशिश करता है, उसे ये कहता है कि अगर वो उसे येलो शूटमैन के बारे में बताएगा तो वो भी विक्टर को बताएगा कि कैसे सेटलमेंट यानी कि उस जगह पर क्या हुआ था। विक्टर उसकी बात में नहीं आता, पर ईथन जो लगातार पीछे पड़ा हुआ था उसे पूछा वो उसके रूम में बैठकर ड्राइंग बना सकता है। उसे लगता है कि शायद जब उससे अच्छा बिहेव करेगा, कंफर्टेबल हो जाएगा तो उसे बताएगा। विक्टर नहीं मानता। तब ईथन उसे बता देता है कि कैसे उसका लेक वाले मॉन्स्टर से सामना हो चुका है, यानी डॉल्स के साथ में। विक्टर उससे पूछता है कि उसके सामने के बाद आखिर हुआ क्या था, और ईथन जो अपनी माँ की तारीफ करता है क्योंकि उसने उनमें से एक मॉन्स्टर को मार दिया था और दूसरा वाला डरकर भाग गया। ये बात को जानकर विक्टर अपनी माँ के बारे में बात करता है, यानी मिरांडा के बारे में। उसे बताते कि कैसे वो भी हमेशा खुश रहती थी और बहादुर थी, चाहे कितना ही खतरा क्यों ना हो वो उसका सामना करती थी। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती थी। विक्टर को लगता है कि काश उसके पिता भी उसकी माँ की तरह स्ट्रॉन्ग होते, क्योंकि उन्हें ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, वो इसे मैनेज नहीं कर पा रहे थे जो उसके साथ हुआ। हम बात करें हेनरी की तो वो सोफिया का अगला टारगेट बन जाता है। पेस्टर, सेरा, मेरल, और अब इसका नंबर आ चुका था। सोफिया पोस्ट ऑफिस या शेरिफ ऑफिस के अंदर उसके अंदर कैसे कोशिश करती है। ये वो समय था जब वो येलो शूटमैन को देख रहा था।
यानी कि येलो शूट को, पर हेनरी जो कि उससे बचकर वहां से भाग जाता है और शराब पीने के लिए गैस स्टेशन के अंदर वाले बार में चला जाता है। सोफिया उसका पीछा करते हुए वहां पे पहुंच जाती है और वो उसके साथ ड्रिंक करना शुरू कर देती है, यानी कि सोफिया यहाँ पे उसे मारने का प्लान बना रही थी। अभी दोनों जब वहाँ पे शराब पी लेते हैं तब सोफिया एक और बोतल लेने के लिए लिखकर कैबिनेट की तरफ जाती है। तब वो जानबूझकर अपना हाथ काट लेती है और हेनरी जैसे ही उसकी तरफ नहीं देख रहा होता तब वो अपना खून ड्रिंक के अंदर मिला देती है, जो कि अंदर जाकर अचानक से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मिट जाता है, यानी कि ये काफी ज्यादा जहरीली है। अब हेनरी उस ग्लास को पी लेता है, तब उसे कुछ अलग सा फील होता है, यानी कुछ अलग सा स्वाद आता है। पर अब चीजें काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और सोफिया जिसका खून जहरीला था वो हेनरी के ऊपर असर करना शुरू कर देता है। अब सोफिया यहाँ पे हेनरी को कुछ कन्विंस करने की कोशिश करती है। वो उसके सामने एक थ्योरी रखती है कि साइड टाउनशिप के अंदर जो सारी चीजें हो रही हैं वो एक डरावना सपना है। वो देखकर ऐसा लगता है कि काइंड ऑफ यहाँ पे सोफिया हेनरी को मैनिपुलेट कर रही है। वो ये कोशिश कर रही है कि हेनरी इसे सपने की तरह देखे और वो तरीके अपनाए कि वो सपने से जाग जाए, यानी कि छत से कूद जाए या लोगों को मारे। काइंड ऑफ मैनिपुलेशन करती है। काइंड ऑफ हेनरी को ऐसा लगे कि अगर वो ये सारी चीजें करता है तो वो रियल वर्ल्ड में जाग जाएगा। ये काइंड ऑफ लोगों को उकसाती है सुसाइड करने के लिए कि ताकि वो मर जाएं और रियल वर्ल्ड में जाग जाएं, लोग उसकी बात में उसकी इस थ्योरी पर भरोसा करें। पर यहाँ पे हेनरी उसकी बातों को नहीं मानता और हमें पता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर ये लोग यहाँ पे मारे जाते हैं तो ये कोई रियल वर्ल्ड में जाकर जागने वाले नहीं है। फिर हम देखते हैं सहरा को जो कि पेंट लेकर अपने घर जा रही होती कि तभी जूली उसके पास पहुंचती है। उससे पूछती कि आखिर इतना सारा पेंट लेकर तुम क्यों आई हो, जहाँ पे सहरा बताती है कि वो सोफिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, वो उसे यहाँ पे घर जैसा फील करे, यही इसकी कोशिश है। नीथन की थ्योरी थी कि कुछ अच्छा फील करना है तो घर को पेंट करो, जो कि काफी अच्छा लगता है। तब जूली कहती कि वो समझ सकती कि आखिर सहरा किस सिनारियो से गुजरी है और वो उसे माफी मांगती है, क्योंकि जूली जो कि खुद भी स्टोरी वोकिंग वाली पहेली को समझने की कोशिश करने के दौरान टूट चुकी थी। उसका रेंडल से झगड़ा हो चुका था। वो सहरा से माफी मांगती है क्योंकि उसने पहले उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश नहीं करी। अब सहरा पापा से उसकी माफी को एक्सेप्ट कर लेती है। वो जूली से पूछती कि क्या वो उसके साथ पेंट करने में उसकी हेल्प करना चाहेगी। यहाँ पे जूली जो कि उसकी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और काइंड ऑफ यहाँ पे वो रेंडल से दूर रहने की कोशिश करती है और उसकी दोस्ती वह इससे करना चाहती है। अब दोनों ही मिलकर सोफिया के बेडरूम को अच्छे से पेंट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो सबसे बुरा आदमी है लोग उसे ही खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे पेंट करते हुए लोग बात करते हैं कि कैसे उन्हें बाहर की दुनिया की आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें याद आती है। तभी जूली को अपने परिवार और दोस्तों से बिताए हुए समय याद आते हैं। सहरा जूली से पूछती कि उसका आखिर मतलब क्या है। जब वो उसे बताती है कि जब वो समझ सकती कि सहरा किस चीज से गुजरी थी, इसका मतलब क्या था। तब जूली बताती है कि कैसे सहरा को जब आवाजों ने मैनिपुलेट किया था, वैसे ही टाउन की कुछ अजीब चीजों ने यहाँ पे उसे इस बात पे यकीन दिला दिया था कि वो टाइम में पीछे जाकर जिल को बचा सकती है। पर अब उसने ये चीज को सीख लिया है कि पॉसिबल नहीं है और वो भी टाउन के बाकी लोगों की तरह ही मजबूरी में फंस चुकी है। सहरा भी कुछ ऐसी पलों से गुजर चुकी है और इसलिए जूली अब उसे इमोशनल लेवल पर कनेक्ट कर पाती है। जूली अब यहाँ पे सहरा से उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए कहती है कि क्या वो उसके पिता को बचा पाएगी। पर तभी सहरा जो कि उसे गले लगा लेती है जूली को और ये दोनों आपस में प्यार से गले लग जाते हैं। यानी जो काम रेंडल को करना था वो इस लड़की ने किया। फिर हम देखते हैं बागता को जो कुछ सब्जी को लेकर कुछ बनाने के लिए रेंडर के अंदर गई थी, जहाँ पे रेंडल उसकी हेल्प करता है सब्जियां काटने के लिए। तभी यहाँ पे आ जाती है एलिन, जहाँ पे दोनों ही मिलकर सब्जी को काटना शुरू कर देते हैं। वहीं हम देखते हैं कॉलोनी हाउस के अंदर डेबी जो कि डोना, वॉइड और कैनी को उन डॉल्स की और पिछले जन्म की कहानी को सुनाती है। आखिर उनके बीच का क्या कनेक्शन है। ये बात सुनकर कैनी को नीथन की बातें याद आती है। दरअसल टाउनशिप के अंदर जब लोग खत्म होते हैं तो उनके जो सबसे बड़े जो डर होते हैं वो सच हो जाते हैं। नाइटमेयर फॉरेस्ट के अंदर वो ऐड हो जाते हैं और चीजें वैसी होना शुरू हो जाती है। डेबी को लगता है कि नीथन जो सच कह रहा था। दरअसल जब वो छोटी थी तब वो उस आदमी से डर लगता था, डॉल से। फिर उसने उस डॉल को लेक में फेंक दिया, लेकिन जैसे वो मारा गया डॉल जिंदा होकर वापस आ गई खतरनाक रूप में। वो आदमी जैसा सोचता था ठीक वैसे ही हुआ। वही सिकाडास के साथ भी ऐसे ही हुआ था। नेथन ने जैसा सोचा ठीक वैसे ही हुआ। यानी जो सारी चीजें चल रही हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि टाउन के अंदर जो सारी चीजें अलग अलग मॉन्स्टर के अलावा जो चीजें हैं वो लोगों के खत्म हुए नाइटमेयर तो नहीं है जो कि असल में जिंदा हो गए। ये बात जानकर डोना नाराज हो जाती है, डर जाती है, टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो सोचकर परेशान हो गई थी कि आखिर वो इस नए खतरे से कैसे फाइट करेंगे। इसी के अलावा रेसिडेंट को इन डरावनी चीजों से लड़ने के लिए आखिर वो उन्हें कैसे समझाएंगे। उन्हें घबरा जाती है कि अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है वो और वहीं पर गिर जाती है। वॉइड तुरंत उसे ही CPR देना शुरू कर देता है। वहीं कैनी क्लिनिक जाती है और डॉक्टर को लेकर आती है। ये वो लोग थे जो कि उस समय जख्म ठीक कर रहे थे और कैनी उन्हें लेकर यहाँ पे इसलिए आया था ताकि वो डोना के ऊपर शॉक देकर उसे रिवाइव
किया जा सके। अब ये लोग कोशिश करते हैं और थोड़ी प्रोसेस करने के बाद में, प्रयास करने के बाद में डोना का दिल धड़कना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि इन्होंने शॉक तो दिया 3 बार, लेकिन वो नहीं उठ पाती है, पर वॉइड लगातार कोशिश करता है और उसकी सच्चे दिल की मेहनत काम आते हुए नजर आती है। अब इस चीज को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि डीप ने यहाँ जिस तरीके से सोचा ठीक वैसे ही हुआ और डोना वापस आ गई। यानी ये जो सोचते हैं और बात करते हैं वो रियल हो जाता है। यानी इनके पास एक काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है यहाँ से बाहर निकलने की। अब डोना को जैसे उसकी पल्स वापस आ जाती है, उसे रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है, उसे आराम दिया जाता है कि वो ठीक हो जाए। अभी नहीं, क्योंकि इसकी चेकिंग करनी थी और लगातार डोना को एग्जामिन करना था, तो इन्हें वॉइस की जरूरत थी और जो कि इनके पास नहीं होती। अब इस बारे में जेड को पता था, क्योंकि सीजन 1 के अंदर सारी वॉइस का इस्तेमाल उसी ने किया था। वॉइड जेड के पास जाता है और जेड को याद आता है कि शेड के अंदर काफी वायर मौजूद है। वहां जाकर देखने के बाद जेड लॉजर की लाश को देखकर डर जाता है, क्योंकि उसके आसपास वायर पड़ी हुई थी। पर वॉइड उससे कहता है कि वो बाद में जेड को सारी बातें बताएगा, अभी उन्हें डोना को बचाना होगा। अब जैसे तैसे जेड जो कि कनेक्शन कर यहाँ पे हार्ट मॉनिटर को ऑन कर देता है, ताकि वो लोग मॉनिटर कर पाए कि डोना की तबीयत कैसी है, क्या वो ठीक हो रही है, उसकी पल्स वो लगातार चेक कर पाए। इसी चीज के पीछे यहाँ पे ईथन और विक्टर रूम से बाहर जाते हैं और डोना के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं हम ईथन को ये ऐसा लगता है कि शायद डोना यहाँ पे मर जाएगी, क्योंकि इसे लग रहा था कि इस टाउन के अंदर सारे लोगों की मौत हो जाती है। वो यहाँ पे टैबी से कहता है कि आखिरी बार वो डोना को गुड बॉय बोलना चाहता है। अब ईथन उस रूम में जाता है जहाँ पे डोना को रखा गया था। वो उसे वादा करता है कि वो हमेशा बहादुर बच्चा बनेगा, जैसे कि उसने कहा था। ये बात सुनकर वे सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। अब मैरियल और क्रिस्टीन जो कि डोना को स्टेबल कर देती हैं, तब वर्ल्ड उसके बेहोशरी के पास जाकर बैठ जाता है। वो उससे कहता है कि वो ऐसे नहीं मर सकती, क्योंकि वॉइड का ऐसा मानना था कि अगर वो इन सारी चीजों को कैसे मैनेज करेगा अकेले, उसे डोना की जरूरत है। तब वो तुरंत अपनी आंखें खोल ले। थोड़े टाइम बाद जो वॉइड के सामने फादर खैतरी जिसका शोल आता है, ये कहे वॉइड की सोच थी। फादर खैतरी उसे पूछते कि आखिर डोना नहीं जागी तो वॉइड क्या करेगा, और वॉइड अब इस भावना के बारे में बेचार भी नहीं करना चाह रहा था। वो डोना के साथ अपने अच्छे और बुरे वक्त को याद आता है। वो बताता है कि ऐसे शुरुआत में डोना को वॉइड बिल्कुल पसंद नहीं था, पर धीरे धीरे उनका रिश्ता काफी अलग और इंटरेस्टिंग बन गया कि वॉइड अब उसके बिना इन सारी चीजों का सामना नहीं कर सकता और वो इस बारे में सोच भी नहीं सकता। फादर उसे बताता है कि चाहे डोना होश में आए या नहीं, लोगों की जान अभी भी खतरे में है और उसे जेड के विजन पर एक्शन लेना पड़ेगा। वो सारे सच्चे विजन थे। वॉइड खतरे की बात को भूलकर सोचता है कि तभी डोना को होश आ जाता है। यानी इस टाउन के अंतर्गत अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो सारी पॉजिटिव चीजें होने वाली हैं। यानी कि ये टाउन अगर नेगेटिव हो आप, तो आपकी नेगेटिविटी के साथ आपको तोड़कर रख देगा। अब वॉइड क्रिस्टल और मैरियल को डोना को देखने के लिए बुलाता है। क्या वो ठीक है? उसने आंखें खोल लिया है। अब डोना यहाँ पे हमें ठीक नजर आती है। इसके बाद वॉइड डोना के रूम से बाहर आता है और कॉलोनी हाउस के अंदर सबको बताता है कि कैसे डोना अब पहले से काफी ज्यादा ठीक है। बेटी को कहता है कि वो सबको जाकर बताता है कि डोना अब ठीक हो चुकी है। वॉइड अब कॉलोनी हाउस के बाहर आ जाता है और उसका सामना वापस से फादर खत्री के शो से होता है। वो उसके अंदर ही बातें कर रही थी। वॉइड खत्री से पूछता है कि आखिर नाइटमेयर असली मॉन्स्टर बन जाते हैं, इस वाली थ्योरी में आखिर कितनी सच्चाई है। फादर बताता है कि शायद ये सच हो सकता है। वॉइड सोचता है कि क्या जेड ने बेसमेंट के अंदर जो दरवाजा देखा था वो सच में है, और खत्री वो सोल जो वहां से गायब हो जाती है वो कुछ जवाब नहीं देती। यानी कि वो उसे ये बताना चाह रहा था कि वॉइड को ये खुद एक्सप्लोर करना होगा। वॉइड जो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था कि आखिर सच्चाई क्या है। अब एपिसोड 6 के अंत में वो एक खतरनाक सा जैक हैमर उठाता है और बेसमेंट की उसी दीवार को तोड़ देता है जहाँ पे जेड ने उसे बताया था कि दरवाजा यहाँ पे होना चाहिए। अब जेड वहाँ पे आता है तो वो उसके इस पागलपन को देखता है और अचानक से वहाँ पे दीवार टूट जाती है। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस दीवार पीछे एक दरवाजा था। यानी कि मशरूम खाने के बाद जो इनको विजन्स आए थे वो सच थे। और दूसरा ये कि किसी ने उस दरवाजे को दीवार के पीछे छुपाया है। यानी यहाँ काफी सारे राज हैं। कोई तो है जो ये नहीं चाह रहा था कि लोग उस दरवाजे को ढूंढ पाए। यानी जेड ने जो सारी चीजें दी थी वो बिल्कुल सच थी। वो सारे बच्चों वाली कहानियां सब में सच्चाई है। इसी खुलासे और सस्पेंस के साथ छठवां एपिसोड यहाँ पे समाप्त हो जाता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है और क्या इस सीजन में हमें कुछ पता होते हुए नजर आएगा? हमने इससे पहले 3 सीजन देख चुके हैं जिन्होंने काफी अच्छे से हमारा इंटरेस्ट बिल्ड करके रखा हुआ है। तो आप क्या लगता है, क्या आपकी कोई थ्योरी है इस पूरी कहानी को लेकर? और आखिर दरवाजे से क्या होने वाला है? क्या ये वही होगा जो कि इन्होंने सोचा है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आखिर आप क्या देखना चाहते हो 7th एपिसोड में। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं जहाँ पे हमने बात करी सीजन 4 के एपिसोड नंबर 6 की। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले एपिसोड का भी ब्रेकडाउन में बहुत जल्द अपलोड करूंगा तो तुम्हारे पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं इसी तरीके किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए मेरी वीडियोस को।